नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर हम लोग गए थे और ये खबर सारे देश के लोगों ने देखी है। 14 चैनल के लोगों ने बताई थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, सुनी होगी। तो हमारे पास कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की शक्ति है और इसकी वजह से जो आरएसएस का संगठन है, जिसको 97 साल हो गए, 3 साल में उसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। इतना विशाल संगठन है। उस विशाल संगठन का हेडक्वार्टर नागपुर में है। उस हेडक्वार्टर के ऊपर हम लोग मोर्चा लेकर गए थे। तो कोई वजह थी, वो वजह थी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, जो आरएसएस के समर्थन से चलने वाली सरकार है। तो वहां रोहतक में जब हमने कार्यक्रम करने के लिए वहां गए तो कुछ गुंडागर्दी करने वाले लोगों का हरियाणा की सरकार ने और वहां के पुलिस ने उनका साथ दिया और हमें कार्यक्रम करने के लिए मना किया, रोक लगाई, अनुमति नहीं दी। ये आर्टिकल संविधान के 19 का उल्लंघन था, मौलिक अधिकार का उल्लंघन था। ये संघ परिवार के लोगों ने हमें अधिकार नहीं दिया है। ये संघ परिवार जो ब्राह्मणों का संगठन है, उन्होंने या उनके बाप दादाओं ने हमें अधिकार नहीं दिया। ये हमारे बाप ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 19 में हमें संगठन बनाने का, संगठन चलाने का और सभा सम्मेलन करने का और भाषण करने का, अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार दिया है, जो किसी सरकार के पास इनकार करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोगों को रोक लगाने की कोशिश की। तो ये जो हरियाणा की सरकार है, ये आरएसएस के नाजायज बच्चे हैं। ये जायज बच्चे नहीं है। ये भाजपा के जो लोग हैं, ये जब संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं, मगर संविधान का उल्लंघन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने बात सुनी होगी कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, वहां आरएसएस के लोगों को वहां की सरकार ने अनुमति नहीं दी। तो मोहन भागवत ने कहा कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है। साले तमिलनाडु में अधिकार दिया और हरियाणा में अधिकार नहीं दिया। नालायकों की औलाद है ये जो लोग हैं, ये नालायकों की औलाद है। तमिलनाडु में अधिकार है और हरियाणा में मोहम्मद में इस्लाम को अधिकार नहीं है। जो लोग संविधान का विरोध करते हैं, वो आरएसएस के लोग, ये जो भाजपा के लोग जो सरकार में दिखते हैं और सारे देश भर में आपको बताया जाता है कि ये भाजपा की सरकार है, गलत है। भाजपा की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। और आरएसएस ने 97 साल में अपने संगठन में प्रस्ताव तक पारित नहीं किया कि हम संविधान पर यकीन करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं।
ऐसा कागज में कोई प्रस्ताव तक पारित नहीं किया। उन लोगों पर जब इमरजेंसी में कांग्रेस के लोगों ने, इंदिरा गांधी ने पाबंदी लगाई थी तो सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा आर्टिकल 19 के तहत हमें संगठन बनाने का, चलाने का अधिकार है। जो लोग संगठन संविधान को मानते नहीं है, जब उनके संगठन पर पाबंदी लगाई तो वो पाबंदी उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए कि बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 19 में हमें अधिकार दिया। हाँ, अधिकार तो सबको दिया, मगर तुम नालायक लोग, जब तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाई जाती है तो तुम संविधान का सहारा लेते हो और सुप्रीम कोर्ट में उसके आधार पर पाबंदी उठाने के लिए मांग करते हो। उस संविधान पर तुम्हारा यकीन है, विश्वास है, ऐसा रिजोल्यूशन, ऐसा प्रस्ताव तुम्हारे संगठन में क्यों नहीं पारित करते हो? ऐसा कोई प्रस्ताव तुम पारित नहीं करते हो। इसका मतलब है तुम्हारा संविधान पर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। तो फिर तुम लोग संविधान का नाम लेकर तुम लोग सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर जा रहे हो? दोगले किस्म के लोग हैं। दोगले समझते हो ना? है? दोगले समझते हो ना? गुजराती लोगों को पता नहीं कुछ दोगले समझ में आता है कि नहीं आता। यानी दोगला है। हाँ, दोगला का मतलब है कि एक बाप की औलाद नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात में बोला जाए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए, दो बातें करते, यानी संविधान पर विश्वास भी नहीं करते और फिर संविधान की बात लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी जाते। तो मैं आप लोगों को, ये जो दोगले किस्म के लोग हैं, उन लोगों ने जब हरियाणा में हमें कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी, रोक लगाई, तो हमने दिल्ली में कार्यक्रम किया और वहां घोषित किया कि ये आरएसएस की नाजायज औलाद है। ये शपथ तो संविधान की लेते हैं मगर संविधान के विरोध में काम करते हैं। तो ये आरएसएस की नाजायज औलाद है, तो इसलिए हम लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाएंगे। ये लोग सारे देश के लोगों को डराने का काम करते हैं। सारे देश के लोगों को आरएसएस के लोग डराने का काम करते हैं। मैंने आरएसएस के लोगों को कहा कि मैं तुमको चुनौती देता हूं, जरा मुझे डरा के दिखाओ तो, तुम्हारे अंदर औकात है तो। 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर वहां नागपुर में, तो वहां का जो डिप्टी सीएम था फडणवीस, वो आरएसएस की चड्डी पहनने वाला, वो उधर ही नागपुर में था और उसने मेरे पास कमिश्नर को भेजा। होम मिनिस्टर ने मेरे पास कमिश्नर को भेजा, तो कमिश्नर ने मुझे कहा, कमिश्नर ने क्यों कहा, वो होम मिनिस्टर ने कमिश्नर को क्यों भेजा कि ये 3-3.5 लाख लोग हैं, हमने 8,000 पुलिस मंगाई, ये 8,000 पुलिस की चटनी बना देंगे ये 3.5 लाख लोग। इनसे अगर पंगा लेंगे तो उन्होंने, होम मिनिस्टर ने क्या किया कि जाओ वो अहमद मेश्राम ही हल निकाल सकते हैं, हमारे पास तो 8,000 पुलिस है और 3.5 लाख लोगों की फौज है। उनके बाप दादाओं ने भीमा कोरेगांव में 500 लोगों ने हमारे 28,000 को मारा था। वो लोग छोटे लोग नहीं है। यहाँ 500 नहीं 3.5 लाख है, वहां तो 500 ही लोगों ने 28,000 को मारा था। यहाँ तो 3.5 लाख लोग हैं और वो भी नागपुर में, नाग लोगों के शहर में है। तो इसलिए जाओ
कमिश्नर को आदेश दिया, जाओ वामन मेश्राम ही इसका हल निकाल सकते हैं, हमारे पास कोई हल नहीं है। तो कमिश्नर मेजेम को मिलने के लिए आया। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि कमिश्नर मेरे को मिलने को क्यों है। अपने इंस्पेक्टर को टेलीफोन करके बोल सकता था कि वामन मेश्राम तो सदर पुलिस चौकी में डिटेन है, गाड़ी में बिठाओ और कमिश्नर ऑफिस में ले आओ। कमिश्नर मुझे मिलने के लिए क्यों आ रहा है? तब मुझे समझ में आया कि होम मिनिस्टर ने उसको ऐसा करने के लिए आदेश दिया होगा, तभी आया, अन्यथा नहीं आ सकता, क्योंकि उसके ऊपर होम मिनिस्ट्री की ही अथॉरिटी है। जब आया तो मुझे पूछने लगा सदर पुलिस चौकी में, अभी आगे आपका क्या इरादा है? देखो, 3.5 लाख लोग हैं, हमारे पास 60,000 ही पुलिस है, अब आपका क्या इरादा है? मैंने कहा, इधर आपने डिटेन करके रखा मुझे, और मेरी जो फौज है 3.5 लाख की उधर मैदान में है, उसका सेनापति इधर है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आप लोगों को, कमिश्नर साहब, आपको मैंने कहा था कि मेरे को अगर हमारे लोगों से अलग डिटेन कर लोगे तो मेरे लोग तुम्हारी मानने वाले नहीं है, सुनने वाले नहीं है। आखिर हुआ ना ऐसे, आ गए ना मेरे शरण में दोबारा। मेरे कोई कमिश्नर ने कहा आप ही देखो, वीडियो बना के दो, आपके लोगों को शांत रहने के लिए बोलो। मैंने कहा मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं शांत रहने के लिए, मगर आप लोगों को बड़ा गर्व था, गुरूर था, अभिमान था कि हम लोग इनको कंट्रोल कर लेंगे। क्या हुआ? आ गए ना मेरी शरण में। साथियों, मैं ये बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये धांगध्रा हड़वद विधानसभा के चुनाव में मैं वो बड़े आंदोलन की बात क्यों कर रहा हूं, ये तो चुनाव है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। अरे चुनाव भी एक लड़ाई है, और वो भी एक लड़ाई थी। ये छोटी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई लड़कर मैं यहां आया हूं, जीत कर आया हूं। बड़ी लड़ाई, ये तो छोटी लड़ाई है। ये छोटी लड़ाई है, और इस लड़ाई को वो लोग काले धन से जीतते। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 60,000 करोड़ रुपया कहां से आया ये पैसा? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। 30,000 करोड़ रुपया अकेले भी भाजपा ने खर्चा किया 60,000 करोड़ में। 17,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने खर्चा किया, और 2 पार्टी के अलावा 13,000 करोड़ रुपया देश की बाकी सारी रीजनल पार्टियों ने खर्चा किया। इतना सारा पैसा कहां से आता है? ये सब काला धन है, ये सब काला धन है। और काला धन भाजपा के पास आज के तारीख में सबसे ज्यादा है। जब सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के पास होता था। आज सेंटर में भाजपा की सरकार है तो भाजपा के पास ज्यादा काला धन है, और ये काला धन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, और काला धन के आधार पर गरीबों के वोट काले धन से, काले नोटों से खरीदते हैं। गरीबों के वोट और काले नोट, वोट और काले नोट,
काले नोटों से गरीबों के वोटों को खरीदते हैं और खरीद कर सरकार बनाते हैं। ये बात 2019 के चुनाव के बाद सारे देश भर में रिपोर्ट पब्लिश हुई कि ये इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतने बड़े पैमाने पर खर्चा करते हैं। मगर जो लोग पैसे से वोट खरीदते हैं, वोट बेचने वाले इस देश में हमारे लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, नॉमिडिक ट्राइब के लोग हैं, एमबीसी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, और हम लोगों के 85% वोट है। इस देश में 85% वोट जिन लोगों के हैं, उनकी एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, मगर मायावती की जो पार्टी है हो गई वो यूपी में ही है। वो मायावती के लिए यूपी ही इंडिया है, यूपी इंडिया नहीं है। मगर मायावती का जो इंडिया है वो यूपी ही मायावती का इंडिया है। काशीराम जी बहुत महान, वो सारे देश के नेता थे, मायावती यूपी के नेता। तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, और 3.5% वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकते। मेरे गांव में एक ही ब्राह्मण का घर है, अब वो भी गांव छोड़ के चला गया। बोलता पता नहीं साला हमारा मेरा क्या होगा। ब्राह्मण मेश्राम की वजह से जागृति बढ़ गई है। ब्राह्मण लोगों को हमको कोई नामकरण के लिए, शादी के लिए, मौत के लिए बुलाता नहीं तो रोटी कैसे चलेगी, खाना पीना कैसे चलेगा। वो भी छोड़ के चला गया। तो मैं आप लोगों को सबूतों के साथ बता रहा हूं कि देश में 3.5% ब्राह्मण है, गुजरात में 1.5% से ज्यादा नहीं। अपने वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकते। गांव का सरपंच बनाने का तो सवाल ही नहीं है। जो गांव का ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बनवा रहे। ये नरेंद्र मोदी है आपके गुजरात का। ये कहता है कि मैं बैकवर्ड क्लास का हूं, है तो हमारा बैकवर्ड क्लास का, ओबीसी का है। और ये जो ओबीसी का प्रधानमंत्री है, तो लोगों ने ये सोचा कि आज तक ओबीसी के लोगों की जाति आधारित गिनती नहीं हुई, तो ओबीसी के लोगों ने सोचा कि ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री होगा, तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करेगा। तो नरेंद्र मोदी को बैकवर्ड क्लास के लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने, मंडल पंच के लोगों ने, बख्शी पंच के लोगों ने, यही कहते हो ना गुजरात में, वोट दिया और वोट देकर चुनवाकर प्रधानमंत्री बनवाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने, जो बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री है, हमारे ओबीसी के प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, गिनती नहीं करूंगा, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करूंगा। ये स्वाभाविक बात लगती नहीं है, ये नेचुरल बात लगती नहीं है। ओबीसी का ही आदमी ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है, ये सही लगती नहीं है बात।
फिर क्या हुआ होगा? आरएसएस ने मोदी को कहा होगा, देखो ओबीसी के वोट लेने के लिए आपने लोगों को कहा आप पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी के हैं, यहां तक ठीक है, आप गिनती नहीं कर सकते। अगर आप गिनती करना चाहते हो तो प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री रहना चाहते हो, गिनती नहीं करना होगा। दो विकल्प है। नरेंद्र मोदी ने गिनती ना करने का विकल्प चुना और पिछड़े वर्ग के साथ, ओबीसी के साथ धोखाधड़ी की। तो ये धोखाधड़ी करने वाला, पिछड़े वर्ग के साथ धोखाधड़ी करने वाला प्रधानमंत्री, इसको पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। आपके साथ धोखा किया तो जो धोखा करने वाला आदमी है उसके साथ आपको भी अवसर है चुनाव में। देखो 5 साल में एक बार अवसर मिलता है धोखेबाज को सबक सिखाने का। बार बार धोखेबाज को सबक सिखाने का अवसर नहीं है, चुनाव में सबक सिखाने का मौका मिलता है। तो नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने का समय है। नरेंद्र मोदी को सबक सिखाओ कि क्यों नहीं गिनती, क्यों नहीं की पिछड़े वर्ग की ओबीसी। नरेंद्र मोदी को देखो कितनी हैरान करने वाली बात है, नरेंद्र मोदी ने जंगलों के जानवरों की गिनती की। कितना महान आदमी। कुत्तों की, बिल्लियों की, जानवरों की, ढोर डंगरों की वो गिनती कर दिया और पता चला कि भारत के जंगलों में शेर कम हो गए, शेर कम हो गए। तो मैंने पूछा, अरे बगैर गिनती के कैसे पता चला शेर कम हो गए? नहीं, गिनती किया, गिनती किया, यानी शेरों की गिनती किया और नरेंद्र मोदी को पता चला शेरों की गिनती कम हो गई। देखो कितना महान आदमी। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की, ओबीसी की गिनती नहीं किया, जानवरों की। और फिर साउथ अफ्रीका के सरकार को कहा, आपके यहां जंगल ज्यादा है, शेर ज्यादा है, थोड़ा शेर हमको दे दो। तो साउथ अफ्रीका से नरेंद्र मोदी ने शेर लाया और शेर लाकर गिर के जंगल में छोड़ा। क्या महान आदमी है भाई नरेंद्र मोदी। ऐसा महान आदमी कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। भारत में तो छोड़ो, दुनिया में नहीं मिलने वाला ऐसा आदमी जो जानवरों की खबरदारी ले रहा है मगर इंसानों की खबरदारी नहीं ले रहा है, इंसानों के विकास की। नरेंद्र मोदी भाषणों में कहते रहता है, डेली कहता है भाषणों, विकास 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 विकास, डेली विकास की बात करता है। अरे विकास तो तब होगा जब लोक संख्या का डाटा होगा। तुम डाटा ही इकट्ठा नहीं करते हो कि पिछड़े वर्ग की संख्या कितनी है, जब उसकी संख्या का ही पता नहीं करते हो तो उसके विकास के लिए कितना बजट देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, उसके विकास के लिए कौन सी योजना बनानी चाहिए, कौन सी योजना नहीं बनानी चाहिए। अरे ये तो डाटा, संख्या अगर आपके पास होगी तो आप बजट दे सकते हैं। जब संख्या ही पिछड़े वर्ग के लोगों की नहीं है तो विकास के लिए बजट कहां से आएगा? जब विकास के लिए कोई बजट ही नहीं आएगा, विकास विकास विकास, अबे भाषणों में विकास हो रहा है भाई, भाषण में विकास हो रहा है। जमीन में, धरातल में तो कोई विकास हो नहीं रहा है, क्योंकि उसके लिए जो बजट दिया जाता है
उसके लिए संख्या की जानकारी जरूरी है, तब उसके आधार पर बजट अलोकेशन होता है। तो बजट नहीं दोगे, विकास कहां से होगा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा बैकवर्ड क्लास का होने के बावजूद भी बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ में धोखाधड़ी करने का काम हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि जो लोग, कांग्रेस के लोग जो धोखाधड़ी करते थे, वही धोखाधड़ी ये लोग भी कर रहे हैं। तो हमको क्या लगता है, अरे देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का है, मगर ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। एंड दोज हु नॉमिनेट, किसने नॉमिनेट किया? आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया। नॉमिनेट अंग्रेजी का शब्द है, इसका यानी ये प्रधानमंत्री नामधारी है। और यदि नामधारी आपको अर्थ समझ में नहीं आया होगा तो आपको देसी बताता हूं, देसी अर्थ बताता हूं। नामधारी का अर्थ होता है, वो अर्थ आपको देसी अर्थ बताता हूं। ए ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री, रखा हुआ समझते हो? अरे इतना देहाती शब्द है ये। ब्राह्मणों का रखा हुआ है, जैसा ब्राह्मण कहता है वैसे करता है। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को, हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ में। क्या नरेंद्र मोदी की खेती वामन मेश्राम के खेती के साथ खेती लगी हुई है? वामन मेश्राम के ढोर डंगर नरेंद्र मोदी के खेती में जाके चरते हैं, और नरेंद्र मोदी के ढोर डंगर वामन मेश्राम के खेती में आके चरते हैं। ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। ये लड़ाई झगड़ा सिद्धांत का है। सिद्धांत की बात बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है, नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनेटेड है। और हमें रियल प्राइम मिनिस्टर चाहिए जिसके पास फैसले करने का अधिकार हो। एक बैकवर्ड का आदमी बैकवर्ड की गिनती करने का फैसला नहीं कर सकता, वो काहे का सच्चा प्रधानमंत्री है, काहे का रियल प्रधानमंत्री है? कैसे माना जाए रियल प्रधानमंत्री है? इसलिए साथियों, ये बात समझना, जानना जरूरी है। कांग्रेस का राज गुजरात के लोगों ने देखा। कांग्रेस ने बहुत राज किया लंबा। बीजेपी के लोगों का भी राज गुजरात के लोगों ने बहुत देखा। ये लोग जो है, एक क्या करते हैं भाजपा के लोग? भाजपा के लोगों का मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। महंगाई नहीं, महंगाई नहीं है। बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी नहीं है। यानी लोग जो है हिंदू मुसलमान के मुद्दे की वजह से लोग महंगाई भूल रहे। अरे वो गधाई बना रहे हैं हम लोगों को, हिंदू मुसलमान के नाम पर मूर्ख बना रहे। वो हम लोगों को गधा बना रहे, मूर्ख बना रहे। तुम हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देते रहोगे और महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दोगे, बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं दोगे। और इसके बावजूद भी जिन्होंने महंगाई पैदा की, महंगाई क्यों पैदा हो रही है? पता महंगाई क्यों पैदा हो रही? अरे व्यापारी लोगों से चंदा लिया नरेंद्र मोदी ने, तो व्यापारी लोगों ने कहा देखो आपको हम लोग चंदा देंगे, महंगाई बढ़े, क्योंकि हमारे पास कहां से, जनता से लूटेंगे, उसमें से आधा तुमको देंगे, आधा हमारे पास रखेंगे। नहीं, यही ना व्यापार है। व्यापार क्या है ये समझ लो। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझा रहा हूं कि जनता से लूटेंगे तभी तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा देंगे। तो लूटा हुआ धन ही काला धन है।
इसकी वजह से व्यापारी लोग आपके जेब से पैसा लूट रहे हैं और उसमें 50% पैसा नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने के लिए। इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। सरकार के पास महंगाई रोकने का अधिकार है। क्यों? सत्ता उनके पास है, फाइनेंस मिनिस्टर उनका है। वो सरकार महंगाई रोक लगा सकती है, उसके बाद पावर है। मगर वो महंगाई को रोक नहीं रहे हैं। महंगाई को रोक क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि सरकार के साथ व्यापारियों का सौदा हुआ है कि आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा देंगे, मगर महंगाई हम बढ़ाएंगे तो आपको 5-6 महीने हमको बढ़ाने देना। उसके बाद में 5-6 महीने हम लूटेंगे, आधा तुमको देंगे, आधा हमारे पास रहेगा, तो बाद में सस्ता कर देंगे। ठीक है, ये सौदा है। तो आप लोग फिर भी हिंदू मुसलमान नहीं, वो मुसलमान जो है वो आ जाएगा। कहां से आएगा? वो 10% गुजरात में मुसलमान है। 10% वोट से कैसे आएगा मुसलमान? 10% वोट से कैसे आएगा? मुसलमान की कौन सी पार्टी है? मुसलमान की कोई पार्टी है नहीं। 10% से मुसलमान कोई एमएलए चुनवा सकता नहीं। इसलिए हिंदू मुसलमान गुजरात के लोगों को गधा बनाने का कार्यक्रम है। ये गधा बनाने का कार्यक्रम क्यों है? क्योंकि इससे आपके जेब से 2 गुना महंगाई से पैसा वो लूट रहे हैं। तो गधा बनाने का कार्यक्रम है। ये बात जानना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए समझा रहा हूं, मैं भाषण करता नहीं हूं कहीं पर, मैं बातें समझाता हूं। दूसरी बात है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भारत में हिंदू मुसलमान का मामला और विवाद खड़ा होने की वजह से इंटरनेशनल लेवल के जो उद्योगपति है वो भारत में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। भारत में जो इंटरनेशनल लेवल के उद्योगपति है वो भारत में हिंदू मुसलमान की वजह से पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अरे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फैक्ट्री कहां लगेगी? उद्योग कहां लगेगा? उद्योग नहीं लगेगा तो रोजगार नया कहां से पैदा होगा? जब रोजगार नया पैदा नहीं होगा तो नौजवानों को नौकरी कहां से मिलेगी? ये समस्या है। एक तरफ इंटरनेशनल उद्योगपति भारत में आ नहीं रहे, दूसरी तरफ सरकार ने सरकारी विभागों को बेचने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। सरकार बेचने में लगी हुई है और कांग्रेस ने भारत को बेचा, बीजेपी वाले भी भारत को बेच रहे हैं। यानी ये सेल करने वाला कार्यक्रम है। कांग्रेस का भी बीजेपी का भी ये सेल करने का कार्यक्रम है, ये ध्यान रखो। और तीसरा है केजरीवाल ने अभी एक गौतम नाम का शेड्यूल कास्ट का मिनिस्टर था, उसको निकाल दिया। वो जैन नाम का बनिया वो जेल में है, मगर केजरीवाल ने उसको मंत्रिमंडल से अभी तक हटाया नहीं। बनिया है, केजरीवाल भी बनिया, वो जैन भी बनिया, वो जेल में है, फिर भी उसको मंत्रिमंडल से नहीं निकाला। ये गौतम शेड्यूल कास्ट है, उसको मंत्रिमंडल से हटा दिया। इसने कोई भ्रष्टाचार भी नहीं किया, गौतम ने कोई भ्रष्टाचार भी नहीं किया, स्वच्छ आदमी था, इसके बावजूद भी उसको हटा दिया। तो केजरीवाल जो है ये हम लोगों के विरोधी आदमी है, ये इस बात से सिद्ध होता है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखने का कि कांग्रेस को आपने देखा, बीजेपी
को अभी आपने देखा नहीं, मैं दिल्ली में भी मेरा संगठन है, मैंने देखता हूं, इसलिए बता रहा हूं, आपको जागृत कर रहा हूं। तो इनसे आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा, ये लोग चुनाव के 1 दिन 2 दिन पहले गरीबों के बस्तियों में जाते हैं और उनके वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, काशीराम जी कहा करते थे, वोट बेचने का मतलब है अपने माँ की इज्जत बेचना, अपने बहू की इज्जत बेचना, अपने बेटी की इज्जत बेचना, अपने बहन की इज्जत बेचना। जो लोग वोट को बेचते हैं वो लोग ऐसे लोगों को चुनाव जितवाते हैं, चुनाव जीतने के बाद तुम्हारे बहन बेटी बहुओं की बेइज्जती होती है, बलात्कार होता है। ये बात अपने वोटों को बेचने की वजह से होता है। बेचने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने वोट का अधिकार नहीं दिया। अरे ये वोट का अधिकार बेचने का अधिकार नहीं है, ये वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। अरे आपको बाबा साहब आम्बेडकर ने शासक बनने का अधिकार दिया। आपको कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, कोई चाकू छुरी बंदूक गोली उठाने की जरूरत नहीं है, शांतिपूर्ण ठप्पा लगाना है? इतना केवल बटन दबाना है, इतना छोटा काम है, कोई लड़ाई लड़ने का काम नहीं करना है, इतना छोटा काम नहीं करते आप लोग, केवल बटन दबाने का है उंगली से। आपको कोई लड़ाई लड़ने का है क्या? ये कानजी भाई, ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, वो लड़ाई में लड़ने वाला है, भारत को विजयी दिलाने वाला योद्धा है? कानजी भाई, भारत के लड़ाई में ये विजयी दिलाने वाला योद्धा है, ये छोटा मोटा आदमी नहीं है। ये वहां बॉर्डर पर था, चाइना के भी बॉर्डर पर था, पाकिस्तान के भी बॉर्डर पर था। तो ये लड़ाई लड़ने वाला आदमी है। अरे जो पाकिस्तान से लड़ सकता है, जो चाइना से लड़ सकता है, तुम्हारे बहन बेटियों की बेइज्जती करने वालों से नहीं लड़ सकता, तो छोटा काम है, तो नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? वो लड़ने वाला है, इसलिए मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। मैं तो ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा, पता नहीं है कि नहीं है, साले किसी की नहीं सुनता मैं भारत में। ब्रह्मा ब्राह्मण बोलते है, अरे कहाँ है? अब होता तो बाबा साहब उसको वोट का अधिकार नहीं देते क्या ब्रह्मा को? अरे हमको वोट का अधिकार दिया, ब्रह्मा को वोट का ही अधिकार नहीं है। और जिसको संविधान के अनुसार वोट का अधिकार है वो शासक बन सकता है, ब्रह्मा को वोट का ही अधिकार नहीं है, तो क्या बनेगा, क्या बनाएगा? वोट का अधिकार होने के लिए एड्रेस चाहिए। ब्रह्मा का एड्रेस बहुत ढूंढा गया, मिला नहीं, ब्रह्मा का एड्रेस मिला ही नहीं। तो एड्रेस ही नहीं है तो साला वोटर कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम कहां से आएगा? इसलिए ब्रह्मा का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो जिसका नाम ही नहीं है, अरे वो तुम लोगों का क्या बिगाड़ लेगा भाई? जिसका नाम ही नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। आपकी लड़ाई कानजी भाई लड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना, कानजी भाई को 1 तारीख को, 1 ही तारीख को ना, 1 तारीख को वोट है। 1 तारीख को हमारे लोगों को छुट्टी लेना होगा, सरकारी छुट्टी भी होगी, छुट्टी, काम को नहीं जाने का। एक दिन जो है वोट का अधिकार शासक चुनने का नहीं, ये दिमाग में ध्यान रखो।
ये वोट का अधिकार शासक एमएलए एमपी चुनने का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है। बनने के लिए दो, जो आपको शासक वर्ग बना सकता है उसको दो। और आपकी कोई समस्या होगी, किसी भी प्रकार की समस्या, वो समस्या हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। आरएसएस है ना, नरेंद्र मोदी के बाप दादा आरएसएस वाले, उनसे लड़ रहा हूं मैं। नरेंद्र मोदी छुटका आदमी है, छुटका आदमी। ये किसी भी पुजारी के पास जाकर ऐसा मरवट लगा देता, क्या अपनी बेइज्जती खुद ही करवाते रहते। इसको इतनी अकल नहीं है कि साला वो प्रधानमंत्री है, वो किसी भी साले दो नंबर का जो आदमी है उसे बरोट लगा। अरे प्रधानमंत्री है, तू इज्जत दूसरे नहीं रखते तो तू अपनी तो इज्जत रख ले। अरे दूसरी नहीं रखते छोड़ो, तू अपनी तो इज्जत रख ले, अपना मान सम्मान तो तू रख ले। हर आदमी को अपनी इज्जत के बारे में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए। और अगर कोई आत्मा अपमान करे तो आपको बुरा लगना चाहिए। अगर आपको बुरा नहीं लगता तो आप काहे की इंसान हो भाई। कुत्ते को कुत्ता कहो, बुरा लगता है? कुत्ता चल रहा है कुत्ते, उसको बुरा ही नहीं लगता। आदमी को भी अगर मान लो बुरा नहीं लगता तो साले कुत्ते में और आदमी में क्या फर्क है? बुरा लगना चाहिए ना। आदमी दो आदमी हो तो बुरा लगना चाहिए, और बुरा लगता है तभी माना जाएगा तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ये लड़ाई, सेल्फ रिस्पेक्ट रहने वाले लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, ये लड़ने की बात है। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए कांजी भाई को मैदान में उतारा गया है। ये पाकिस्तान से भी लड़ा हुआ आदमी है और जीतता होकर फिर वापस आ गया, जिंदा है भी। चाइना से भी अभी लड़ाई उठापटक हुई, फिर ये लड़के आ गया। तो ये लड़ाई लड़कर जीत कर वापस आने वाला व्यक्ति है, तो ये आपकी लड़ाई लड़ सकता है, ये ध्यान रखना है। तो एक और बात है, चुनाव के एक दिन पहले बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, केजरीवाल वाले आपके बस्ती में आकर कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे कांजी भाई तो चुनाव हारने वाला है, हारने वालों को वोट क्यों दे रहे हो? ऐसा कहेंगे, कहेंगे अरे तो हारने वाला है, इसको वोट क्यों दोगे? हारने वालों को वोट देने से वोट बेकार जाता है। आपको बताता हूं, हारने वालों को वोट देने से वोट बेकार कैसे जाता है? बाबा साहब ने ये वोट का अधिकार, ये बेकार जाने वाला वोट का थोड़ी अधिकार है। हमारे लोगों को गधे बनाते हैं। वोट का अधिकार, अगर कांजी भाई को आपने 5% वोट दिया तो 5% ताकत, 10% वोट दिया 10% ताकत, 30% वोट दिया 30% ताकत, 40% वोट दिया 40% ताकत, 50% वोट दिया 50% ताकत। तो यहां 4 पार्टियों का चुनाव हो रहा है, टक्कर हो रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल और हम कांजी भाई, बहुजन मुक्ति पार्टी, 4 पार्टियों में। तो जिसको 30% मिल जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा, 30-35% से जीत जाएगा। ध्यान रखो, वोट हारने वालों को देने से भी बेकार नहीं जाता। कैसे? जैसे मान लो कांजी भाई को आपने 11% वोट दिया और चुनाव मान लो हार गए। उदाहरण के लिए, हारने वाला तो नहीं है, वो तो जीतने वाला ही है। 11% वोट पड़ा और मान लो चुनाव हार गए। तो चुनाव के बाद इंस्पेक्टर को आपकी समस्या लेकर उनके पास गए, हारने के बाद भी आपकी लड़ाई लड़ेगा, गए तो वो टेलीफोन करेगा इंस्पेक्टर को, हेलो इंस्पेक्टर, मैं कांजी भाई परमार बोल रहा हूं। तो इंस्पेक्टर क्या बोलेगा? अरे कौन बे कांजी भाई?
है? कौन कांजी भाई? अरे वो 11% वोट लेने वाला कांजी भाई। सर 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 सर, एकदम इंस्पेक्टर की बोली बदल जाए। क्या बोलेगा? कौन थी कांजी भाई? हम नहीं जानते कांजी भाई को। अरे हम 11% वोट लिया था विधानसभा में। अच्छा सर सर, कांजी सर बोलिए सर, क्या सेवा करे सर? अरे समझ आ रहा? आप लोगों को समझा रहा हूं। आपका काम करना है ना। चुनाव जीतने के बाद भी होगा और चुनाव हारने के बाद भी आपका काम करने लायक हो सकता है। हमारे लोगों को समझा रहा हूं, हमारे विरोधी पार्टी के लोगों को। पिछले 72 साल से आप लोग वोट दे रहे हो। अगर ब्राह्मणों की पार्टियों को वोट देंगे, कोई सुनने वाला है तुम्हारी? कोई टेलीफोन तक सुनता है तुम्हारी? है? कोई तहसील ऑफिस में, पुलिस ऑफिस में, चौकी में कहीं कोई सुनवाई होने वाला है? कौन तुम्हारी सुनने वाला है? अरे तुम्हारा आदमी ही तुम्हारी बात सुन सकता है। वो हारने वाला हो तो भी तुम्हारा है। परसेंटेज ऑफ वोट से उसकी ताकत बनती है। कितने लोगों को पता है? 6% वोट से पार्टी रिकॉग्नाइज होती है। 6% वोट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है। जब पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है तो अगले चुनाव में उसके ज्यादा से ज्यादा एमएलए चुनने का मामला होता है। बीजेपी के 1952 में पहला चुनाव हुआ, कितने लोग चुनकर आए मालूम है? 0%। बीजेपी के पहले तो बीजेपी का नाम जनसंघ था। 0% वोट। सारे देश भर में जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का जो पहला नाम था, सारे देश भर में डिपॉजिट जब्त हो गई। जिस पार्टी की डिपॉजिट सारे देश भर में जब्त हो गई थी और जिस पार्टी को सारे देश भर में चुनाव लड़ने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता था, उसकी सरकार है। क्यों? उनके समर्थक लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, हारे या जीते वोट हमारे आदमी को देंगे। ध्यान रखना, हारे या जीते हमारे ही अपने लोगों को वोट दिया जाना चाहिए। जब हारे और जीते उसी को वोट दोगे, वो तुम्हारी लड़ाई लड़ने लायक होगा। अगर पढ़े लिखे लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आती तो उनके पढ़े लिखने पर मैं थूकता हूं। अगर इतनी बात समझ में नहीं आती, उनके पढ़े लिखने का क्या मतलब है? इतनी सिंपल बात समझ में आनी चाहिए कि जितने वोट किसी कैंडिडेट के नाम पर जमा होते हैं उतनी उसकी ताकत होती है और ताकत के बल पर चुनाव के बाद भी वो समाज का काम करने लायक रहता है। इसलिए जो लोग ये कहेंगे अरे वो तो हारने वाला है, उसको वोट देने से वोट को बेकार कैसे जाओगे, आप अपने वोट को बेकार क्यों कर रहे? वोट कभी किसी का बेकार नहीं होता है। कभी किसी का वोट बेकार नहीं होता है। वोट काउंट होता है और जो काउंट होता है उसकी संख्या होती है और जिसकी संख्या होती है उसकी ताकत होती है। वोट कभी बेकार नहीं जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे लोगों को ही वोट दिया जाना चाहिए। नहीं तो आप अपने दुश्मनों को वोट देकर दुश्मनों को ताकत बढ़ाओगे। दुश्मनों को ताकत बढ़ाओगे तो दुश्मनी ही करेगा, दोस्ती थोड़ी करेगा, कल्याण थोड़ी करेगा। अरे तुम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में तुम्हें अधिकार दिए, वो अधिकार न कांग्रेस ने लागू किए न बीजेपी ने लागू किए। उनको वोट क्यों दे रहे हो? उन्हीं को वोट दे रहे हो। अरे जिन लोगों ने तुम्हारे बाबा साहब के संविधान पर अमल करने के बजाय सैबोटेज करने का काम किया, उन्हीं को वोट देते हो। फिर रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। तो नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आप जागृति करके अपने हक और अधिकार को लड़ने वाले लोगों के समर्थन में खड़ा नहीं होगो तो फिर आप लोग कि रोने के अलावा क्या समस्या? रोना ही होगा। तो अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ। जितनी ज्यादा शक्ति बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका इस देश में मान सम्मान अधिकार बढ़ेगा। प्लान बनाकर काम करने से
10, 20, 25, 50 साल में इस देश में हमारे लोगों की सेंटर में भी सरकार हो सकती है। हम आने वाले 2030 में 6 लाख गांवों का संगठन निर्माण करने वाले हैं। 30 तक 6 लाख गांव का। अरे एक गांव से 2 लोगों को तैयार करो तो 6 लाख इंटू 2, 12 लाख लोग मैदान में उतरेंगे। 3.5 लाख लोग नागपुर में उतारे थे, मगर 10 साल में ये 12 लाख हो सकते हैं 2 लोगों के हिसाब से। 10 लोगों को करो 60 लाख लोग है। पुलिस है उनके पास इतने लोगों को कंट्रोल करने के लिए है पुलिस। 100 लोगों को उतारो 6 करोड़, 200 लोगों को मैदान में उतारो, एवरेज एक गांव से 12 करोड़, 250 लोगों को उतारो 15 करोड़। 15 करोड़ लोग अगर मैदान में उतार दोगे, इस देश में आपको आजादी भी मिलेगी, सत्ता भी मिलेगी केंद्र की। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के विरोध में, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1 करोड़ लोग जो है मैदान में उतरे थे गांधी जी के कहने पर। 1 करोड़ 9 अगस्त 42 को अंग्रेज चले गए भारत छोड़कर। 1 करोड़ से अगर हम लोग मैदान में 15 करोड़ लोग उतार दे, सारे देश की रेल बंद हो जाएगी, सारे देश के एक्सप्रेस हाईवे रोड, नेशनल हाईवे रोड, स्टेट हाईवे रोड, डिस्ट्रिक्ट हाईवे रोड बंद हो जाएंगे और हवाई जहाज बंद हो जाएगा। समुद्री जहाज में कच्चा माल नहीं जाएगा तो वो भी बंद हो जाएगा। 15 करोड़ लोगों का आंदोलन 2030 तक हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो जैसे अंग्रेजों को जाना पड़ा, इन लोगों को भी जाना पड़ेगा। तो इनको हम टिकट विकेट का व्यवस्था करेंगे, ऐसा कि नहीं करेंगे। टिकट विकेट का व्यवस्था करेंगे कि हम लोग इतने अमानवीय लोग नहीं, पूरा व्यवस्था करेंगे। तो इस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये लड़ाई लड़ने के लिए कांजी भाई को दोबारा कहता हूं कि आपको पूरी ताकत के साथ वोट देना है, एक बात। दूसरा, अपने अपने रिश्तेदारों को टेलीफोन करो, उनको बोलो 10-10 लोगों के नाम दो, फिर उनको टेलीफोन करो। टेलीफोन से प्रोपेगेंडा करो, बैठे बैठे घर में बैठे बैठे प्रचार करो और उनको वोट देने के लिए कहो। और बोलना बहुत हो गया कांग्रेस को, बीजेपी को वोट देकर। अभी इस देश में तीसरा विकल्प खड़ा करना है। हमारे पास 31 राज्यों में संगठन है। 31 राज्यों में या तो कांग्रेस के पास है या तो भाजपा के पास है, और तीसरा हमारे पास ही केजरीवाल के पास। सारे देश भर में संगठन नहीं है, तीसरा हमारे पास ही है। ये नेशनल लेवल की 31 राज्यों में कार्यरत आंदोलन है, छोटा मोटा नहीं है आंदोलन। मैं 18 साल 3 महीने का था, तब से ये